नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। रूह कपा देने वाली वो तस्वीरें जो पहलगाम से कल से अब तक आ रही हैं। देश ने तय कर लिया है, बदला लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि घाटी में सैर करने आए मासूम सैलानियों को जिस तरह दरिंदे आतंकियों ने निशाना बनाया, कईयों को तो मतलब हम तस्वीरें आपको दिखा ही नहीं सकते, बयां करते हुए भी रूह कांप रही है। कईयों को सिर में गोली मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। और ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि सोचे समझे एग्जीक्यूशन स्टाइल में एक नरसंहार की वारदात थी। 26/11 सभी को याद है। उसके बाद भारत के निर्दोष नागरिकों पर अब तक का हुआ हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। और अब वक्त आ गया है जबकि आतंकियों और उनके आकाओं को इस कत्लेआम की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अब से कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही कि ना सिर्फ उन दोषी आतंकियों को बल्कि उनके पीछे भी जो कि आका हैं, जो चेहरे हैं, जिन्होंने मोहरा बनाया, जिन्होंने इसको अंजाम दिया, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। ये भारत ने ठान लिया है। और सभी राजनीतिक दल आज ये बात कर रहे हैं कि आखिर वो लोग जो बात करते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्या इस हमले ने इस बात को नकार दिया है और कह दिया है कि वाकई में आतंक का धर्म है। यही दिखाने की कोशिश आतंकवादियों ने की है। जिस तरह से चुन चुन कर, नाम पूछकर हमला किया गया, कत्लेआम मचाया गया, नरसंहार किया गया। रूह कांपने वाली तस्वीरें वो हम आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम टीआरपी के लिए नहीं बल्कि हकीकत के लिए ये शो करते हैं। और इसीलिए आज हम हमारे इस शो के जरिए सेना के उन 4 बेबाक जनरल को लेकर आए हैं, जो कि बताएंगे कि आखिर ये जो हमला हुआ, अब इसके आगे क्या रणनीति बन सकती है, क्या हो सकता है। आतंकियों की ये जो साजिश है उसको बेनकाब जो किया गया है, उस सब पर हम उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन ये भी आपको बता दें, इस वक्त जब ये शो खत्म हो गया, आपसे कुछ ही देर बाद 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक होगी, जिसमें कि आखिर क्या जवाब दिया जाएगा, तमाम जो भी रणनीति है उन सब पर चर्चा होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा बीच में ही छोड़कर सऊदी अरब का सुबह सुबह ही दिल्ली लौट आए हैं। और तब से लगातार वो पूरे हालात पर, कल भी जैसे ही हमला हुआ उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और अब जवाब देने का वक्त आ गया है, बदला लेने का वक्त आ गया है, अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा क्या कहना है घाटी के लोगों का, क्या कहना है नेताओं का, और खासकर राजनाथ सिंह जिन्होंने सीधा करारा जवाब दिया है, अमित शाह जिन्होंने जवाब दिया है, उस सब पर आपको जरा दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बंद करो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा यह आग्रह है कि 56 इंच का जीना चीर के दिखाते हुए पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करे। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। मेरी नज़र में कोई भी आतंकवादी है वो आतंकवादी है, जो मरे हैं वो शहीद है, वो हमारे अपने हैं और हमें अपनी शहादत का बदला चाहिए। कब तक हम लोग ये आतंकवादियों को और आतंकवाद को झेलते रहेंगे और ये नाटक करते रहेंगे? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज पाकिस्तान में घुस करके मारने की जरूरत है। परमाणु बम यहाँ पटाखा फोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी बोल रहा है कि हम डरने वाले नहीं है। तुम्हारे बाप भी डरेंगे। फवाद चौधरी सुनो, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को
आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। The Congress party unequivocally condemns this cowardly act of terror and those responsible for it in the strongest possible terms. This attack is a direct assault on the unity and integrity of our nation. अब वक्त आ गया है कि ये पुलवामा से जो जिस तरह से सबक सिखाया था उनको हमला करके अंदर घुस के मारा था, इसी तरह से इन आतंकवादियों को घुस करके अंदर मारें और जहां जहां इनकी जड़ें हैं वहां से समूल रूप से इनको नष्ट करें। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है। मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। हर एक खून का हिसाब होगा, हर एक पापी को जो इसमें इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्म पूछकर वहां पर लोगों की हत्या की गई है। एक प्रकार से भारत को डिवाइड करने का ये प्रयास है। ये जो तत्व है, इन तत्वों को कुचलना चाहिए। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द से जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज समूचे विपक्ष को, समूचे राष्ट्र को एकजुट होकर इनके मंसूबों को कमजोर करना चाहिए। तो ये वो बयान है जिन्होंने आज ये साफ कर दिया कि पूरा देश एकजुट है, लेकिन इस एकजुटता के बीच में भी रॉबर्ट वाड्रा जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि आंसुओं का हिसाब मांग रहे हैं, जो कि आंसुओं पर बात कर रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि देश में माहौल ही ऐसा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज एक समझदारी का परिचय तो सुबह से दिया कि सरकार के साथ वो खड़ी है और उसने कोई ऐसा बेतुका बयान नहीं दिया, उनके अध्यक्ष ने भी, राहुल गांधी ने भी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने वो कमी आज लगता है पूरी कर दी। तो भारत को क्या डिवाइड करने का ये प्लान है, इसी से शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय खास मेहमानों को आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच साहब, और साथ ही हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना जी मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ज़रा एसबी अस्थाना जी आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। ये जो बयान सामने आया है सभी नेताओं की तरफ से एक सुर में, और जो मोडस ऑपरेंडी दिखाई दी है, क्या ये हमारे देश को डिवाइड करने का एक मंसूबा था आतंकियों का? और कामयाब तो जाहिर तौर पर नहीं हो पाए हैं, लेकिन कुछ आवाजें तो उठने ही लगी हैं। देखिए, पाकिस्तान का मंसूबा जाहिर है कि भारत को डिवाइड करना और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का था, और अगर इस मंसूबे को जो एम था और जो एक्शन किया हुआ और उसके तार अगर आप जोड़ें तो साफ साफ मंसूबा नजर आ जाता है। सबसे पहली बात यह है कि ये जब हमला होने से पहले आसिफ मुनीर का बयान आता है 4 दिन पहले, जाहिर है कि जब उसने ये बयान दिया था तो ये आतंकी घुस चुके होंगे, और उसके बयान में 2 बड़ी बातें उभर के सामने आई। एक थी हिंदू मुस्लिम और दूसरी थी कश्मीर, और इन दोनों को ही ग्राउंड के ऊपर जो एक्शन किया गया वो साफ नजर आ रहा है। उसी को अगर मद्देनजर करें, बाकी तारों अलग तारों से जोड़ें, तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी तकलीफ में है। बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनवा में उनकी जो धुनाई हो रही है, उसके बाद में वो ये भी पीओके के लोग भी ये बोल रहे हैं कि उस तरफ तो डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। तो ये जो एम था वो ये था कि किसी तरीके से कश्मीर को ये दिखाया जाए कि नहीं, वहां भी हालात ठीक नहीं है,
और वहां पर भी दहशतगर्दी है और अंदरूनी दहशतगर्दी है। दूसरी चीज, ये हिंदू मुस्लिम कोशिश की जा रही थी कि क्योंकि अभी ये वक्फ बोर्ड पास हुआ है तो उसके बाद उन्हें ये लग रहा था कि शायद इसमें कुछ कामयाबी मिले जो उन्हें नहीं मिली। तीसरी चीज ये है कि जब भी अमेरिका का हेड ऑफ स्टेट या उसी के इक्विवेलेंट आदमी इधर आता है, कुछ ना कुछ हुआ है। ओबामा के टाइम में टेरर अटैक हुआ, ट्रंप के टाइम में प्रोटेस्ट हुए, और फिर अभी जब जेडी वैंस आए हैं तब फिर कुछ हुआ है। ये बताने के लिए कि इंटरनेशनलाइज किया जाए। और इसी को अगर हम लिंक करते हैं, प्रधानमंत्री जब सऊदी अरेबिया में थे तो सऊदी अरेबिया में ओआईसी में पाकिस्तान ये इस चीज को बताना चाहता है बार बार कि कश्मीर इशू अलाइव है, और सऊदी अरेबिया और भारत नजदीक जाएं ये उसको गवारा नहीं है, तो वो उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हालांकि इन किसी भी चीज में वो लोग कामयाब नहीं हुए। जहां तक अपने इंटरनल पॉलिटिशियंस का सवाल है, अपने पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरा कश्मीर एक साथ खड़ा है, क्योंकि कश्मीरियों को भी पता है कि उनके पेट पर लात मारने की कोशिश की गई है। हाँ। तो जिन्होंने लात मारी है तो वो दोस्त तो नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ, मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। एक आध छुटपुट जो पॉलिटिशियंस इररिस्पॉन्सिबल बयान दे रहे हैं उनको बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के सेंटिमेंट्स ये नहीं है, और इस किस्म की चीज किसी को तर्क संगत नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। ये वक्त इस बात का नहीं है कि क्या नीति थी और क्या नहीं थी। इस समय हमें जो हुआ है देश में, एक घाव लगा है और उस घाव से उभर के हमें कॉन्क्रीट एक्शंस लेने हैं, और उस एक्शंस में पूरे देश को साथ होने की जरूरत है। सर, एक्शंस क्या हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपने एक बात कही, मैं जरा मेजर जनरल कटोच साहब से इसी पर बात करना चाहूंगी। पाकिस्तानी आर्मी तकलीफ में है, पाकिस्तान तकलीफ में है, भारत उन्नत हो चुका है, कश्मीर उन्नति के पथ पर इतना आगे बढ़ चुका है, और खासकर पर्यटक। ये अगर फ्रस्ट्रेटेड पाकिस्तान की तस्वीर पेश की गई है, हालांकि आपने सुना होगा सर, रक्षा मंत्री की तरफ से तो उनके पूरी तरह डिनायल मोड में वो चले गए, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि भारत में ये हमला बौद्ध अल्पसंख्यकों और तमाम लोगों ने मिलकर किया है जिनको सताया जा रहा है, तो उनकी भाषा और कुछ यहाँ के लोगों की भाषा भी एक जैसी लग रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जी, जब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर ने वो बात कही कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग लोग हैं और वो कभी जी नहीं सकते हैं, उनका निशाना पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर नहीं था, उनका निशाना सीधा भारत के ऊपर था। और तब से लेके उनकी ये प्लानिंग ये कोई नई प्लानिंग नहीं है, कई दिनों से चली आ रही है, और टाइमिंग उन्होंने की है जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत पर हैं, और उसी समय पर उसके अगले दिन फिर हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए, जैसे कि जनरल अवस्थी साहब ने बताया। ये साजिश है उनकी। और जैसे ही जितनी ही तरक्की कश्मीर कर रहा था उतनी ही दर्द पाकिस्तान को हो रही थी, क्योंकि नॉर्मल सी कश्मीर में पाकिस्तान सह नहीं सकता है, और उसको बिगाड़ने के लिए ये हमला हुआ है। ये हमला सिर्फ, इस हमले को मैं मुंबई हमले से ज़्यादा भयंकर मानता हूँ। बेशक मुंबई हमले में 3 दिन तक चला रहा, ज़्यादा कैजुअल्टीज हुए, लेकिन इसका जो मकसद था, मुंबई का मकसद था भारत के दिल के ऊपर चोट लगाना, इकोनॉमिक हालत के ऊपर चोट लगाना। इस हमले में भारत की आत्मा को चोट पहुंचाई है, इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है, और इसकी बहुत बड़ी साजिश है। भारत को अंदरूनी के साथ हमारी आत्मा को तोड़ना चाहते थे ये, हमारी आत्मा को ख़त्म करना चाहते थे ये, लेकिन वो समझते नहीं है कि भारत की आत्मा ऐसे ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है आगे वाले दिनों में जो एक्शन किया जाएगा वो पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ेगा जितना ही महंगा गाजा को पड़ा है 7 अक्टूबर का हमला उन्होंने इजराइल के ऊपर जो किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि अभी बात एक पॉलिटिकल एंगल भी इसमें आ ही गया है, वैसे हमारी कोशिश थी आज हम इस शो को पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल रखें, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है ही नहीं, अब तो दूसरा ही मामला हो गया। लेकिन राजनेता जब ओवैसी उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि धर्म पूछ कर लोगों को चुन चुन कर गोली मारी गई है, उस बीच रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं भारत में माहौल ऐसा है, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया गया है जिसकी वजह से ऐसा हमला हुआ है। ये उकसाऊ और भड़काऊ बयान एक तरीके से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रॉबर्ट वाड्रा का, उसके बाद जाहिर तौर पर अब पलटवार शुरू होगा, फिर अलग अलग हलकों से फिर यही आवाजें उठेंगी। देखिए, सबसे पहले तो रीमा जी, बिना किसी संकोच के मैं ये कहूंगा कि रॉबर्ट वाड्रा की क्या स्थिति है, मतलब किस हैसियत से, किस आधार पर वो
मीडिया में या लोगों से बात करने के अधिकारी हो जाते हैं, और क्यों उनका बयान, चाहे वो चैनल हो या न्यूज एजेंसी हो, हर जगह वो आते हैं, ऐसा नहीं है वो हर जगह बात करते हैं, हर हाँ। कोई गांधी परिवार के दामाद हैं, लेकिन होना ही क्यों चाहिए उनका बयान? वो हैं कौन कि वो कोई टिप्पणी करे? लेकिन जब उनके बयान को हम देखते हैं, और ये कोई बिल्कुल सामान्य समझ का या कहें कि मूर्ख भी व्यक्ति होगा, मूढ़मती होगा, तो भी इसमें हिंदू मुसलमान कहां से खोजेगा? और क्योंकि बार बार हम लोग थोड़ा कई बार गिल्ट फील भी कर जाते हैं, विशेषकर जो हिंदू हैं उनको ये लगता है कि हम ये हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं। ओवैसी ने कह दिया कि मजहब पूछ कर मारा गया। जिन महिलाओं के पति, जिनका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, किसी के 5 दिन की शादी हुई थी, किसी कुछ महीने की शादी हुई थी, जो अपने इतने सपने लेकर वहां गई और उनके पतियों को मार दिया गया, और उन्होंने जब कहा कि मुझे भी मार दो तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ देना, तुम जाके बताना उनके बच्चों के सामने, मोदी को बताना, मोदी को बता देना। लोगों के कपड़े उतरवाए गए, पैंट उतरवा कर चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो पहली बात तो ये कि किसी को भी ये सोचते हुए कि इससे किसी को बुरा लगेगा, कोई हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तो ये बचा के शब्द बोले, बिल्कुल नहीं बोलना है। मुसलमान आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को मारा, इसमें कोई इब्बट नहीं है। ये हिंदू नरसंहार है जो मुसलमान आतंकवादियों ने किया है। लेकिन क्या ये हिंदू मुसलमान है? कतई ये हिंदू मुसलमान नहीं है। ये इस्लामिक जिहादिस्ट जो हैं, जो दुनिया भर के लिए खतरा बने हुए हैं, जो मध्य पूर्व से लेकर अब भारत तक आ रहे हैं, उनके विरुद्ध ये लड़ाई है। और उस लड़ाई में अगर कोई हिंदू भी है या मुसलमान भी है, वो अगर उन आतंकवादियों को किसी भी तरह से कवर फायर दे रहा है कि अरे देखो एक मुसलमान भी तो मरा है, उस मुसलमान को जमीर जाग गया, उस सैयद का, वो तो लड़ पड़ा उनसे। लेकिन ये जो देश के दुश्मन हैं, ये जो गद्दार हैं, और मैं बिना किसी संकोच के और समय पर मैं गद्दार, देशद्रोही ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता हूं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आतंकवादियों की इस निर्मम हत्याकांड के बाद भी इतने हिंदुओं को चुन चुन कर मार दिया गया, उसके बाद भी अगर कह रहा है तो खतरनाक है। और इसको आप जोड़ रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान माहौल हो गया है, शर्म नहीं आती है? कौन सा हिंदू किस मुसलमान से लड़ने जा रहा है? हिंदू तो हमेशा कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहा है। और उसके बाद हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, हिंदू किसी मुसलमान से लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन जो इस्लामिक जिहादी हैं वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। ये सच है, इस सच को भी स्वीकारना पड़ेगा और इसके इसी तरह से कहना भी पड़ेगा। ओके, मेजर जनरल सुधाकर जी, ये जो बात हर्षवर्धन जी ने कही, अब हिंदू मुस्लिम की बात तो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन चुन चुन कर अगर नाम पूछकर किया जा रहा है, एक स्टैंड लेकर दिया जा रहा है, और खासकर हमने आज घाटी से तमाम जो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, छोटे छोटे जो वहां पे लोगों का धंधा चलता था इन्हीं पर्यटकों से, उन सब ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। सब ने कहा कि हमारा धंधा चौपट करने के लिए एक तरीके से एक डील थी ना ये तो, कि आप लोग हमारे इसमें नहीं आएंगे दायरे में, हम आपके उसमें कोई मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन ये तो मतलब ऐसा लास्ट कब हुआ था मुझे याद भी नहीं आ रहा कि पर्यटकों को ही निशाना बनाया जा रहा हो। तो ये संदेश तो यही सीमित नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है सर। रिमा, सबसे पहले नमस्कार, और मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं अपना शोक प्रार्थना भी एक्सटेंड करना चाहता हूं कि इस किस्म की जो नरसंहार हुआ है ये एक जेनोसाइड की बराबर है। इसके लिए भी मैं कॉन्डोलेंसेस एक्सटेंड कर रहा हूं। जहां तक आपकी सवाल है, इससे पहले भी हुए हैं रिमा, इससे पहले भी हुआ है, बालटाल में हुआ है, पहलगाम में एक बार हुआ है, वैली फ्लोर में हो चुका है 2-3 बार। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है अभी हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद 370 और 53A, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर कुरैशी 9 अगस्त 2019 को एयर डैश किए थे। कहाँ गए थे? बीजिंग। जाके क्या किया उन्होंने? जो अहम ओहदेदार हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल हायरार्की, पॉलिटिकल, मिलिट्री, CMC जो भी है, उनके सब के साथ मिलाप किया, और चाइना और पाकिस्तान ने एक इस किस्म की काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हिंदुस्तान को सबक सिखा सकते हैं। तब से ये स्टार्ट हुआ है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, आप पूंछ की कहानी सुनिए, देखिए रजौरी किस तरह धीरे धीरे फैलते गया, कठुआ और इस तरफ, और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ चला गया वैली फ्लोर के अंदर। साथ ही एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ, साथ ही उसका अनाउंसमेंट बॉर्डर लो, साथ ही उसका ये भी धीरे धीरे अनाउंस होने लगा बॉर्डर विलेजेस चाइना का,
और थोड़े कुछ दिन के बाद ये भी देखने में मिला कि 2021 को अफगानिस्तान से हड़बड़ी से एक सुपर पावर के विड्रॉल, और जो नॉन स्टेट एक्टर है पूरा विश्व में, ये शायद ये पहली बार हो रहा है कि एक नॉन स्टेट एक्टर इस्लामिस्ट जिहादी उनको लेजिटिमाइज करते हुए एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। इसी का देखा देखी आप देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपका ध्यान आप 1979 की तरफ ले लीजिए। ये जोड़ा हुआ है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन। वो लिबरेशन होने के बाद जो टू नेशन कॉन्सेप्ट था और लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने दो देश जो अलग अलग बनाए थे वो उथल पथल हो गया, वो खंडन हो गया, उधर ना के बराबर हो गया। और 93,000 पीडब्ल्यू शायद 1945 के बाद शायद इस किस्म की तादाद में जो पीडब्ल्यू उनको दिए थे अच्छी तरह ट्रीटमेंट करके उनको हजम नहीं हुआ। और 1979 में जियाल हक, जुल्फिकर अली भुट्टो का जो कॉन्सेप्ट था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसी को एक डॉक्ट्रिन के तरह अनाउंस करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया K2 डेस्क खालिस्तान और कश्मीर। जब खालिस्तान ठंडा हो जाएगा तब कश्मीर को गर्मा गर्मी फायदा उठाएंगे और वाइस वर्सा। इसी के साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, क्योंकि उनको ये एहसास नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस आया कि ये कन्वेंशनल तरीके से हिंदुस्तान को किसी भी हालत में हरा नहीं सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर के जरिए से करेंगे जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, सोवियत को वहां से एक्सपेल करने के लिए। ओके सर, मैं आ रही हूँ, इसी पॉइंट पर आ रही हूँ, लेकिन मैं जरा एक बार लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी का भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो बात सामने आ रही है 16 दिन पहले से रेकी चल रही थी। रेकी करने के बाद विदेशी आतंकी थे वो तो ठीक है, लेकिन लोकल भी तो इसमें हेल्प मिली ना उनको सर। तो हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते कि लोकल लोग अभी भी हेल्प नहीं कर रहे, या लोकल जो भी इंसान वहां पर थे, जैसे गाइड की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, इसका मतलब वो चीज तो अभी भी है कायम। थैंक यू रीमा जी इनवाइट करने के लिए। ये जो साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी सिचुएशन काफ़ी टाइम से अच्छी नहीं रही, और जो नॉर्थ के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनकी कश्मीर की उन डिस्ट्रिक्ट की कंडीशन ज़्यादा अच्छी रही। बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बडगाम और श्रीनगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट का इलाका जो है कुछ समय से थोड़ा पीस में आया था, परंतु पिछले अगर 8-10 साल का टोटल काउंट करें तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम रही। दूसरी बात आपने सही कही कि ऐसा कोई टेररिस्ट नहीं है जो पार से आता हो या इंडिजिनस हो, वो विदाउट लोकल सपोर्ट कोई कार्य कर सकता हो। ये जिस जगह पे हुआ है ये एक प्रोफेशनल एक्ट था। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रोड नहीं थी, लोकेशन बहुत अच्छा था, टूरिस्ट का टारगेट अच्छा था, सिक्योरिटी फोर्स का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था, इतना अच्छा नहीं हो सकता था। तो बहुत अच्छा प्लान था। टेररिस्ट ने हेड पे कैमरे लगा रखे थे, कोई कम्युनिकेशन पिकअप नहीं हुआ, बिकॉज आमतौर पे जब टेररिस्ट कम्युनिकेट करते हैं पाकिस्तान से, उसके कम्युनिकेशन हम पिकअप करते हैं, कोई कम्युनिकेशन पिकअप नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एक बहुत प्रोफेशनल हमला था। और इसमें अगर बोले हम 3 टेररिस्ट आए थे, 4 टेररिस्ट ने एक्शन लिया, तो ये बात सही नहीं होगी। इसमें लोकल सपोर्ट की बात है। वो जो लोग जिन्होंने एक्शन किया उसके बाद वो जंगल की तरफ भागे, अभी वो सोचते हैं कहीं छुपे होंगे। मेरा विचार यह है कि वापस पब्लिक में मिल गए होंगे या कहीं पे जहाँ पे वो काम कर रहे होंगे और नॉर्मल पब्लिक बन गए होंगे, उनको ढूंढना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये एक प्लान्ड उनका एग्जिट पॉलिसी, वहां से निकलने की पॉलिसी भी एक पहले से प्लान थी। सो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एक बहुत प्रोफेशनल एक्ट था। इतने हमने कई देखे हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा शिवखोरी में रियासी के पास एक बस में हमला हुआ था, बट वो इतना प्रोफेशनल हमला नहीं था। ये एक प्रोफेशनल अटैक था, और प्रोफेशनल अटैक और जिसमें आपने हिंदूज और मुस्लिम्स को सेग्रीगेट करने की कोशिश, अलग अलग करने की कोशिश की गई। ये एक प्रोफेशनल एक्ट था। हमें उसको प्रोफेशनल की तरह देखना चाहिए कि ये क्या है। ये नॉर्मल नहीं थे और लोग भी नॉर्मल नहीं थे, बिकॉज हमने 30 साल में यहाँ पे टेररिज्म किया है। हम लोग सारे इन्फेंट्री ऑफिसर्स हैं, हम लोगों ने वहाँ पे कार्य भी किया है। हेड कैमरा लगा के हमने टेररिस्ट आज तक नहीं देखे। और ये कुछ एक एलिवेटेड मतलब पूरी तरह हाईटेक थे सब। हाँ, जो हाईटेक थी। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आमतौर 90% टाइम में
पिछले साल तक हम कम्युनिकेशन पकड़ लेते थे। हम जो आर्मी रेडियो सेट यूज करता है या अपना फोन यूज करता है और उनकी कम्युनिकेशन को पकड़ के हम लोग एक्शन लिया करते थे। इस बार कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, तो कम्युनिकेशन भी पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब उन्होंने ऐसी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल करी है कि जो हमारे पास पकड़े जाने की सहूलियत भी नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ही हो, एक पोनी के राइडर ने उससे लड़ने की कोशिश करी, लोकल ने, जो अपने जो घुड़सवार था उसको बचाने के लिए। पब्लिक का रोष हुआ। 2.5 करोड़ तकरीबन लास्ट ईयर टूरिस्ट वहां पे JNK में गए थे। हम खुद होके आए, 2-3 महीने हुए। लाल चौक में रात को हम ऐसे घूम रहे थे जैसे पिकनिक हो, और बहुत अच्छा माहौल था। बिल्कुल, सो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक नया कश्मीर टोटल बन गया था, पर एक नया कश्मीर बनने की धारा में था। सो ये जो एक्शन लिया गया है, इसमें पब्लिक को नुकसान बहुत है। हम लोग, जल कटोच साहब बहुत सीनियर है हमसे और पुरानी इंसर्जेंसीज को भी जानते होंगे। आप पंजाब की इंसर्जेंसी पे जाएं, जब पंजाब की इंसर्जेंसी खत्म होने पे आई, तब टेररिस्ट ने लोकल पब्लिक को टारगेट करना शुरू किया, और उस लोकल पब्लिक की टारगेट के, लोकल पब्लिक के दुख को देखते हुए वो टेररिज्म समाप्त होने की कगार पे पहुंचा। बिकॉज एक बार आप लोकल पब्लिक को पेन में डालोगे, दुख में डालोगे, तो वो टेररिज्म की जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज ये मौका है, मैं खत्म करता हूँ यहाँ बात को, आज ये मौका है कि हमको पब्लिक पे जाना है, पब्लिक को बताना है। विदाउट पब्लिक सपोर्ट कोई टेररिस्ट एक्शन नहीं ले सकता। यार देखो, आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। ये सीजन शुरू हो रहा था अगले 6-8 महीने में, उसके बाद एप्पल सीजन है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। ये सारा सीजन खराब कर दिया इन 4 या 6 टेररिस्ट ने आके। आप लोगों को हमारे सपोर्ट में आना है, तभी हम इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर्षवर्धन जी के पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर्षवर्धन जी, ब्रेक के बाद आपके पास आना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है, और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं, स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं इस बात को, आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये हमला इंडियन स्टेट के ऊपर हमला है, ये टैगलाइन उन्होंने ली, लेकिन इंडियन स्टेट पर हमला है। इसके अलावा जो तस्वीरें आ रही हैं और हम देख रहे हैं देश में जो रोष, गुस्सा, और पूरी तरह से, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, आम नागरिक हो, आम जनता हो, सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं, बदला। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये तो सबसे, जिसको कहते हैं ना कि सामान्य है, ऑब्वियस है, बहुत साफ साफ दिख रहा है। और हमें अपने देश की सरकार पर, हमारे सैनिकों पर, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन पर भरोसा भी है। बहुत, जिसको कहें कि दुनिया की जो श्रेष्ठ इस तरह की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उनमें वो हैं। और बड़ा आसान होता है, कोई भी ये कह दे, हम लोग टीवी की डिबेट में आते हैं, पत्रकार हैं, या कोई सामान्य भी सोशल मीडिया है, तो लिख सकता है कि क्या चूक हो गई इतनी बड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक बात जो मुझसे पहले जो रिटायर्ड मेजर साहब ने कही, वो सुननी चाहिए, कि जब किसी जगह पर आतंकवाद समाप्त होने लगता है तो आप सिविलियन को निशाना बना लेते हैं। अभी जो हुआ है इसको समझिए। 370 की समाप्ति के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तक
टेररिस्ट अटैक हो, सिविलियंस पर अटैक हो, या इस तरह की जहां आमने सामने सेना से मुठभेड़ हो सकती है, अर्धसैनिक बलों से मुठभेड़ हो सकती है, पुलिस से मुठभेड़ हो सकती है, वहां आतंकवादी खड़े होने का साहस नहीं कर सकते। उन्होंने एक जगह चुनी जो पर्यटकों के घूमने टहलने के लिए नवविवाहित जोड़े बहुत जाते थे, एकदम किसी को आशंका नहीं थी कि ये भी हो सकता है, और वहां वो छिपकर आए और वहां उन्होंने गोलियां चलाकर लोगों को मार दिया। अब इसका एक पहलू ये है कि हम इसको कैसे बदला लेंगे, क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह की चीज होगी, या हम जो एक बात बार बार हम मतलब इसको बार बार कहते तो नेताओं को भी सुनते हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, वो है कि जो जिसको हम कहते हैं टेररिस्ट के लिए सबसे बड़ा लॉन्च पैड जो है, जिसको हम पीओजेके कहते हैं, वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, क्या वहां हम ऐसे लॉन्च पैड्स को सिर्फ एक बार एक स्ट्राइक करके खत्म करेंगे, या दोनों तरह से हम अंदर जाएंगे? और मेरा तो ये मानना है, क्योंकि सेना के सब जानकार लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो सामान्य दृष्टि से देखते हैं, अब जिस तरह की कश्मीर की स्थिति है, एक बड़ा हिस्सा है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, आज लोग निकलकर इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक हिस्सा ऐसा भी है जो बेईमान है, जो मोमबत्ती मार्च करते हुए हंस रहा है। उन नीचों को, उन बेईमानों को छोड़ दीजिए, तो कश्मीर का बड़ा हिस्सा आपके साथ खड़ा है। लेकिन अब उस कश्मीर के बाहर एक नई कॉलोनी बनाने की स्ट्रेटजी पर भारत को काम करना पड़ेगा। कोई और रणनीति पर काम नहीं कर सकती है। आपको हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में अपनी नई कॉलोनी पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर, पीओजेके के अंदर की तरफ, वो कोशिश आपको करनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, जब तक आप ट्रैप करना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, आप गुलबर्ग घूमने जाइए, आप जिस रोपवे पर जाते हैं वहां ऊपर जाइए तो गाइड ही आपको बताएगा कि यहां पहाड़ से लुढ़क जाओ, बर्फ के समय में जाओगे पाकिस्तान में, वहां आप रोक नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिहाइश के तरीके बदलने होंगे। हम वहां का जो लोकल है, एक जो बड़ी गड़बड़ हुई कि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को नहीं बसाया। सरकार चाहती है, लेकिन क्या करें, वहां किसी को भेज देंगे तो उसकी जान पर खतरा बनेगा। यानी हमें नए तरीके सोचना पड़ेगा, नई कॉलोनीज डेवलप करनी पड़ेंगी। जाहिर है शुरू में वो डिफेंस कॉलोनी होगी, आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा, लेकिन आगे हमें उस तरफ जाना ही होगा। और निश्चित तौर पर अगर गृहमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री कट शॉर्ट करके सऊदी की विजिट आ रहे हैं, इसका मतलब कि इसका जवाब तो दिया जाएगा। इस पर देश को भरोसा, हम सबको भरोसा है, लेकिन वो होते हुए दिखना चाहिए। ये बहुत क्रूर और निर्मम काम हुआ है। मेजर जनरल अस्थाना, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, दिखा तो पहले भी, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी हमने, और तमाम हमने देखा कि चाहे वो म्यांमार जाकर घुस कर के मारना हो या फिर पाकिस्तान जाकर, भले ही कई लोग नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी कि पहले नाम आने दीजिए कहां पर क्या है, लेकिन लिंक कहां पर है वो तो साफ दिख ही गया ना, आका कहां पर बैठे हैं वो तो साफ दिख ही गया सर। इसमें तो कहीं छुपा हुआ सत्य ही नहीं है। क्या हो सकता है ये बदला इस बार? क्योंकि कोई कह रहा है राजनायिक वापस बुला लो, कोई कह रहा है कि पानी की संधि खत्म हो जाए, वो तमाम चीजें जो है वो बात चल रही है। अब देखिए, जो इसका रिस्पांस है वो हर लेवल पर और हर जिसे बोलते हैं अलग अलग डोमेन में करना पड़ेगा। और जो भी पहले रेस्पॉन्सेज हुए हैं उनको भी अगर आप विश्लेषण करें, उसी को साथ रख के अभी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस समय वर्ल्ड में कैसे रेस्पॉन्स हो रहे हैं। अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है इजराइल का, उन्होंने कैसा रेस्पॉन्स किया और उसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, दोनों चीजें हम स्टडी कर सकते हैं। सर, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स तो भारत के साथ कल से खड़े हैं, हम देख रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हो, रशिया हो, तमाम लोग हो। जो अच्छी चीज हमारे साथ इस बार है, तो ये है कि वर्ल्ड ओपिनियन हमारे फेवर में है, पहली बात, और दूसरे लोकल ओपिनियन हमारे फेवर में। तो ये 2 चीजें हमारे लिए काफी सशक्त शामिल हो सकती हैं। जहां तक ऑप्शंस का सवाल है, इसको मिलिट्री के तौर पर कहते हैं ओवर्ट ऑप्शन और कोवर्ट ऑप्शन, दोनों ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओवर्ट ऑप्शन यानी कि जो दिखाई देता है, और जो भी हम एक्शन करें उसका नतीजा और वो एक्शन, दोनों चीजें दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि देश में गुस्सा है, और देश के इस गुस्से को शांत करने के लिए भी और इसका बदला लेने के लिए भी, दूसरों को डराने के लिए भी, पाकिस्तान को भी डराने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और एक्शन होगा। हमें पूरा भरोसा है। क्या एक्शन होगा, कब होगा, ये हमें जो अभी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं, जो वो हर चीज को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका एस्केलेशन डायनेमिक्स भी देखना पड़ता है कि आप एक एक्शन लेंगे, उसके बाद में उसका रेस्पॉन्स क्या आएगा और उसके बाद हमारा काउंटर रेस्पॉन्स क्या होगा। तो 3-4 स्टेज पर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो आप बताना चाह रहे थे, मैं उसी को स्पेसिफाई कर देता हूं कि देखिए, ऑप्शंस कई सारे हैं,
क्या है वो मैं टेलीविजन पर हम लोग सजेशन देना सीख नहीं है, क्योंकि जिसने करना है वो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। अब जैसे ऑप्शन हर किस्म के हो गए। पहले हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अंदर फिर एयर स्ट्राइक करी गई, उसके बाद अब नए ऑप्शंस उभर के आए हैं सामने। ड्रोन अटैक है, मिसाइल अटैक है, जितने जो सेंटर्स हैं टेररिज्म, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके ऊपर हमला किया जा सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमला किया जा सकता है। ये एक ये मिलिट्री रेस्पॉन्स के ऑप्शंस हैं। कौन सा दिया जाएगा बात की बात है। अब आते हैं बाकी के रेस्पॉन्सेस की। कोवर्ट ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे क्या है, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, मैं अगर उनके स्लीपर सेल कश्मीर में हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रीजन है कि हमारे स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। ये कोई कारण नहीं है और हमारी एजेंसीज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अभी तक इतना जबरदस्त जाल नहीं बुना है तो उन्हें बुनना पड़ेगा। उसी मुताबिक जो बलूचिस्तान में हो रहा है और जो पख्तूनख्वा में हो रहा है, वहां पर भी एलिमेंट्स हैं। अगर ये माना जाए कि जी कश्मीर में कुछ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, पैसे के लिए काम कर देते हैं, तो वहां पर तो और ज्यादा गरीब है पाकिस्तान में, वो पैसे के लिए क्यों नहीं काम कर सकते और उन्हें हम क्यों टैप नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इजराइल का अगर आप एक्शन देखें, गिन गिन के वो कमांडर को मार रहे हैं। कोई कारण नहीं बनता कि ये कमांडर जो बाहर घूम रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी में, आज के हालत में, और आज की जब हमारी भारत की इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मर्डर फॉर हायर करा सकते हैं, तो ये कॉवर्ट ऑप्शन क्यों ना वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो करेगा उसके वो एजेंसी अपने आप डिसाइड करेगी। मेजर जनरल कटोच, ये अहम बात बोली है अस्थाना जी ने कि चुन कर अगर हम उनके कमांडर को ही निशाना बनाए, क्योंकि ये जो नई जिस संगठन ने जिम्मेवारी ली, TRF ने, लश्कर तैयबा से भी जुड़ा हुआ है, जैश ए मोहम्मद से भी जुड़ा हुआ है, तार तो सब जगह जुड़े ही हुए हैं ना, और पता भी है कि कौन कौन क्या क्या कहाँ है। देखिए, ये जो 4 या 5 उग्रवादी हैं, इनको तो हम कभी ना कभी खत्म कर देंगे। जो लीडर्स हैं उनको भी हम खत्म कर देंगे, लेकिन बात वहां तक नहीं रुक सकती है। उन लीडर्स के पीछे कौन है? उन लीडर्स के पीछे पाकिस्तान के ISI है, पाकिस्तान की सेना है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। गढ़ तो वो है, अभी बाकी तो सब पॉन्स हैं, पैदे हैं। ये अल्टीमेटली भारत को गढ़ पर जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को जब बहुत पीड़ा नहीं होगी तब तक ये समाप्त नहीं होने वाला है, और मुझे लगता है वहां पर जाना पड़ेगा। ये तो है मिलिट्री ऑप्शन। इकोनॉमिक ऑप्शन भी बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्शन में अभी बताना चाहता हूं। एक तो आप सीधे ही पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करिए, दुनिया माने या ना माने भारत को करना चाहिए, और ये कह देना क्योंकि ये टेररिस्ट स्टेट है, जो भी हमने इसके साथ ट्रीटी की है वो सब ट्रीटीज रद्द है। इसका मतलब है इंडस बॉर्डर ट्रीटी भी रद्द हो जाएगी, बाकी दुनिया कुछ भी बोले। अभी एक लोग बोलते हैं कि देखिए दुनिया का साथ हमारे पास है या इसका साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत अपने दम पर लड़ेगा, ये भारत का हक है। इजराइल अपने दम पर लड़ा जब उनके ऊपर उस प्रकार का हमला हुआ, और वो युद्ध अभी तक चल रहा है। हम ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की बात मुझे समझ नहीं आती है। वो लोग भारत में आए, हमारे सिविलियंस को मारा उन्होंने, और ऐसी बेरहमी तरीके से मारा जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका नतीजा जो है ये पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तानी जनता को भुगतना पड़ेगा, और ये बहुत पीड़ा होगी, बेशक कितना भी समय लग जाए। अगर युद्ध हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेस है, ये तो हमको भी मालूम है कॉन्सिक्वेंसेस है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। लेकिन आप तो बड़ी बात कह रहे हैं कि युद्ध हो जाए, आपको लग रहा है कि मतलब पाकिस्तान इस हालत में है कि वो जवाब दे सकता है? नहीं, जवाब दे या ना दे, लेकिन हमको तो जरूरी जवाब देना चाहिए। और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीड़ा होगी, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सबक मिल जाए, क्योंकि जब तक वो डेटरेंस नहीं आएगी इस प्रकार की हरकतें होती रहेंगी। हर्षवर्धन जी, आपके मन में भी कोई बात हो, कुछ पूछना चाहे तो आप भी आज पूछ सकते हैं। आज मैं आप पत्रकार की भूमिका में ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप रहें, क्योंकि आज ये हमारे साथ इतने अहम मेहमान, विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि इतने एक्सपर्ट हैं इस मामले के, और वो बता रहे हैं। जी कंटिन्यू प्लीज। मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है। वैसे तो मतलब इतनी ढेर सारी बातें लोग बता रहे हैं, और वो ऐसी बातें हैं जो इन्हीं लोगों के जरिए हम लोग जान सकते हैं। लेकिन एक सवाल तो सबके मन में आता है ना,
कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर क्या विकल्प है हमारे पास? आप लोगों की जानकारी क्या है? क्या कुछ पिछले कुछ वर्षों में होता भी दिख रहा है या सिर्फ जुबानी जमा खर्च है? क्योंकि बिना मतलब मेरी जो सामान्य समझ कहती है, मैं कोई सेना का विशेषज्ञ नहीं हूं, मेरी कोई वैसी जानकारी नहीं, लेकिन मेरी जो सामान्य समझ कहती है जब तक आप उस फ्रंट को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक आप इस वाले मोर्चे पर कमजोर पड़ ही जाते हैं। वो एक रास्ता ऐसा है। तो जो भी आप लोगों में से इसका जवाब देना चाहे या जनरल सुधाकर जी, आप मेरे ख्याल से कुछ बताएं इस पर, क्योंकि ये जो बात कही है हर्षवर्धन जी ने, आर्मी चीफ जब वहां पर बोलते हैं पाकिस्तान में, भड़काऊ बयान देते हैं 4 दिन पहले, और उसके बाद वहां के रक्षा मंत्री, लगभग यही तो बात की गई थी ना, फिर वो कश्मीर का ही राग अलाप रहे थे, फिर उन्होंने वहां से एक अपील करने की कोशिश की थी। रिमा, बिल्कुल सही सवाल, अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। अभी सब गुस्से में है और गुस्सा एक ऐसा चीज होता है जो रैशनल थिंकिंग को पूरा ब्लॉक कर देता है। मेरे विचार के मुताबिक पाकिस्तान ये करते रहेगा, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए एग्जिस्टेंशियल जस्टिफिकेशन पाकिस्तान का है टू लिबरेट कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर। आप अगर उनका डीप स्टेट की अगर देखेंगे कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क, 7 पॉइंट है, 7 में से एक मुद्दा है टू लिबरेट जम्मू एंड कश्मीर। हो पाएगा कि नहीं ये तो काफी थक चुके हैं, लेकिन आज के दिन में इनके जो पाकिस्तान आर्मी जिसको डेमिगॉड माना जाता था, उसका जो अस्तित्व है, उसका जो इमेज है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चुनौती आ गया है। ये जफार एक्सप्रेस का जो हाईजैकिंग हुआ है उसके बाद लगातार 2024 का अगर रिकॉर्ड देखेंगे 1600 कैजुअलिटी हुए हैं, टेररिस्ट अटैक खूब सारे हुए हैं, 1600 कैजुअलिटी, जिसमें से 700 से ज्यादा उनके सर्विस पर्सनल के ऊपर। डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसा हालत में और उनके पाकिस्तान आर्मी के जो सैनिक हैं वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो आमने सामने मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा बहुत सारे मिसाल हुए हैं। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो अभी आज के दिन में जो सिचुएशन है, जो कुछ कार्रवाई हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, फर्स्टली ये अपना जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है आर्मी के खिलाफ, उसका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ब्लीड द इंडिया विथ 1000 कट्स, इसी की प्रभाव और बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 3, चाइना के साथ ये जॉइंट एफर्ट के जरिए से हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में है। नाउ अब ये सवाल आपने उठाया था हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को क्या है मसला, क्या हम ले सकते, क्यों नहीं ले रहे? सर वैसे तो एक घिसा पिटा राग हो गया ना अब। 1994 से आप रेजोल्यूशन ले रखे हैं एज ए नेशनल प्रायोरिटी। क्या हिंदुस्तान के पास काबिलियत है, हम ले सकते हैं मिलिटरीली? अगर मिलिटरीली नहीं ले सकते हैं, सवाल ये उठना चाहिए, रेजोल्यूशन आप 94 कर लिया, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? क्या है एक्शंस, क्या क्या ले सकते हैं? लोगों को लाके जोड़ क्यों नहीं सकते हैं? हम सीज फायर एग्रीमेंट आप फरवरी 2021 से किए हैं, आप कंडीशनल क्यों नहीं करते हैं कि जब टेररिस्ट अटैक होगा सीज फायर हम वायलेट करेंगे? अगर पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान बैट एक्शन कर सकता है, टेररिस्ट इन्फ्लिट्रेट हो सकते हैं, तो आप नंबर दो जो बाढ़, ये जो टेररिज्म की बाढ़ है कहां से आ रही है? एक नलका है, टैप लगी हुई है, वो है आईएसआई। तो हिंदुस्तान या आईएसआई को बैन क्यों नहीं कर रही है? यूएसए अगर क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान का जो रिपब्लिकन गार्ड को अगर बैन कर सकता है, हिंदुस्तान इतने सारे पनिशमेंट लेने के बाद क्या आप किसी की ट्यूटरिंग चाहिए हमें? आप आईएसआई क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? नंबर 3, आपने बालाकोट के लिए किया, सॉरी पुलवामा के लिए बालाकोट किया, आपने उरी अटैक के लिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अभी जब आप करेंगे ये काफी कैलिब्रेटेड होना चाहिए मेरे विचार के मुताबिक। इसका जो एस्केलेटरी मैट्रिक्स में ऐसा ऑब्जेक्टिव चुन चुन के करना चाहिए जिसमें आईएसआई भी होना चाहिए, रावलपिंडी का कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उनका इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो। यह टारगेट एक कैलिब्रेटेड होना चाहिए और ये टारगेट को पनिश करने से पहले मेरे विचार के मुताबिक एक एग्जिट पॉलिसी होना चाहिए। एक समय ऐसा होना चाहिए हिंदुस्तान वो करके बाहर आ जाए और डिक्लेयर करे कि भाई हम किए। और लास्ट पॉइंट ये है रिमा मेरे तरफ से, समय आ गया है, ये कोवर्ट ऑपरेशन की मसला नहीं है। ओवर्ट बोल के
उनको चुन चुन के उनके घर के अंदर घुस के पाकिस्तान में जाके मारना चाहिए, तब जाके ये प्रॉक्सी वॉर बंद होगा। पर सर सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी तो यही किया था ना, लेकिन वही बात है कि बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान तब से अब तक, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो आपने पॉइंट रखा है लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, इसी पॉइंट पर कि आईएसआई का जो रोल है वो हमेशा निकल कर आता है, पाकिस्तान का रोल हमेशा निकल कर आता है, भले ही वो डिनायल मोड में हो। आईएसआई पर अगर कोई कार्रवाई होती है जो कि बात की गई है, तो फिर क्या होगा, उससे उसके अंजाम क्या होंगे? नीमा जी, मैं एक स्टेप पीछे लेता हूं। पाकिस्तान का पिछले 7 डिकेड में कोई पहचान नहीं बन पाया है। हाँ। उनकी 4 स्टेट्स भी आपस में घनिष्ठता से संग में रह नहीं पा रही हैं और उनके टुकड़े होने का चांस बहुत ज्यादा है, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। उन चारों को बांधने के लिए गोंद चाहिए, जो ग्लू है वो पाकिस्तान का ग्लू, उनकी जो पहचान है वो एंटी इंडियनिज्म है और जम्मू एंड कश्मीर है। जब तक कि वो जम्मू एंड कश्मीर का अलाप, जम्मू एंड कश्मीर को अपने में हड़पना नहीं चाहते हैं, उनको क्या करेंगे जम्मू कश्मीर लेके, पर जम्मू एंड कश्मीर जब तक कि ये लॉलीपॉप रहेगा और जब तक एंटी इंडियनिज्म और हिंदू इश्यूज बोलते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान आर्मी की एक स्टेटस रहेगा उस कंट्री में और इस कारण से वो अपनी कंट्री को बांध के रख सकते हैं। तभी बार बार इमरान खान ये जो आते हैं वो एंटी इंडियनिज्म, एक साल में 1-2 बार एंटी इंडियनिज्म और जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा राग अलाप देते हैं। सो ये कहीं नहीं जाएगा। आज से ये उनकी कंट्री को बांधने का तरीका है, एंटी इंडियनिज्म और जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऐसा ही रहेगा। दूसरी बात, डेटरेंस। क्या हम पाकिस्तान को डिटर कर सकते हैं कि भाई आप हमारे अगेंस्ट ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करें? वो अगर टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यही जो जानवर हैं, जो सांप है, उनकी कंट्री को डस रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, उनको ये लोगों को बाहर भेजना आवश्यक है। अफगानिस्तान तो भेज नहीं सकते बिकॉज उनका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो तकलीफदायक हो गया है, इसलिए वो उनको ये इस तरफ ही भेजने हैं। तो ये जो डिटरेंस है, हम बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या बालाकोट टाइप स्ट्राइक करेंगे, तो ये एक इवेंट है जो 1 साल 2 साल 3 साल तक असर रहेगा, उसके बाद फिर वो वहीं के वहीं आ जाएगी। हमको ये सोचना है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है। हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है आज तो, कोई डिप्लोमेटिक, अब हम बोलने को बोलते हैं डिप्लोमेटिक एक्शन ले लें, हमारा कोई उनके साथ डिप्लोमेसी है ही नहीं है, मैं हाई कमिश्नर ही नहीं है। क्या हमारा कोई इकोनॉमिक्स है? कोई इकोनॉमिक ट्रेड ही नहीं है उनके साथ। वो जो है वो चुपके से दुबई के थ्रू या सिंगापुर के थ्रू जाता है, 7.5 बिलियन डॉलर, जो ज्यादा ट्रेड भी नहीं है। तो और मिलिट्री एक्शन जो है वो एक सीमा तक लिया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? जो उनकी दुखती रग है, उनकी दुखती रग को हाथ लगाना है। दुखती रग क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी उनकी दुखती रग है। जो आपने मिलिट्री एक्शन लेना है वो ले सकते हैं, पर दुखती रग उनकी एक ये है इंडस वाटर ट्रीटी, बिकॉज वो नेशन पानी के ऊपर जिंदा है और पानी के नाम से उनके में कंपन पैदा होती है। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा आया है कि भी उनकी आजकल घनिष्ठता जो थी, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी अफगानिस्तान, वो खत्म हो गई है। आजकल अफगानिस्तान से उनका एक कुत्ते का बैर है। तो हमको और हमारे आज इसके डिप्लोमेसी में अफगानिस्तान से रिलेशनशिप लगातार इंप्रूव हो रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों ना हम उनका वेस्टर्न बॉर्डर भी बिजी करें, ठीक है, और क्यों ना हम और तरीके सोचें जो तरीके सिंपल मिलिट्री ऑप्शंस के बाहर हों। एक आईएसआई को मारना, 4 लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय करना, 5वां छोटे छोटे हरकतों से वो बाज आने वाली कंट्री नहीं है। अगर वो छोड़ देंगे ये सब तो कंट्री बिखर जाएगी। उनको हिंदुस्तान के अगेंस्ट यही रखना है, यही तरीका रखना है, और अगर यही तरीका है, ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले क्विक रिएक्शन में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगी, फिर ब्रेक लेते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो लोग एक अलग तरीके की डिबेट भी छेड़ रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ का बिल हुआ, उसके बाद पूरा आंदोलन छेड़ने की धमकी दी गई, तमाम जो इस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं, चाहे वो सीए हो, तमाम लोगों के साथ चीजों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। गुस्सा बहुत ज्यादा है और उन लोगों के खिलाफ भी आम आदमी का गुस्सा है, जो लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ। साफ हुआ कि आतंकियों ने किया, पाकिस्तान की बौखलाहट थी, घात लगाकर वो देख रहे थे कोई ऐसा मुद्दा मिले, और इसीलिए वो इंटरनल पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं भारत में। क्यों हर्षवर्धन जी?
देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन का अधिकार सबको है। वक्फ हो या कोई और मसला हो, उस पर खूब जमकर प्रदर्शन करें, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन चूंकि ये सारे मसले एक साथ जुड़ जाते हैं, भारत सरकार को पाकिस्तान से जो जिसको हम कहते हैं कि आर्मी डिप्लॉयमेंट होगा, डिफेंस की आई थिंक हर्षवर्धन जी का सिग्नल ब्रेक हो गया, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। भारत को Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जी, मेजर जनरल कटोच जी, जो आपने तो एक बड़ी बात कही दी थी कि युद्ध युद्ध युद्ध, लेकिन कहना आसान है और करना तो, लेकिन उसके लिए तमाम चीजें लगती है ना सर। आपको लगता है कि इतना, मतलब भारत पूरी तरीके से अब धावा बोले और सर्जिकल स्ट्राइक या तमाम जो ऐसी चीजें पहले भी हुई, एक वो भी ऑप्शन है? क्योंकि एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, अब से बस कुछ ही पलों बाद, कुछ ही सेकंड बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। कुछ अहम और बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में। जी देखिए, जब हम युद्ध की बात कहते हैं, इसका मतलब नहीं है कि युद्ध करना जरूरी है, लेकिन जब हम युद्ध को टेबल से बाहर निकाल देते हैं तो पाकिस्तान की ताकत बढ़ती है। पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, इसका मतलब है कि भारत भी ना करे। ये टेबल पे होना चाहिए और बिल्कुल साफ होना चाहिए। डेटरेंस बहुत जरूरी है। जब तक आप डेटरेंस रखोगे, जब तक आप बोलोगे कि देखिए अगर हम ये करेंगे तो पाकिस्तान ये करेगा, तब तो फिर फौज क्यों रखी है? डेटरेंस होना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल ने डेटरेंस किया है, 2000 आदमी उनके लगे, वो युद्ध अभी तक चल रहा है। ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? अगर हम कहते हैं अपने आप को देश है, मजबूत देश है, सुपर पावर बनने जा रहे हैं, और वहां पर उग्रवादी भारत की सीमा को पार करके हमारे टूरिस्ट को कश्मीर में मारे और हम चुप रहे। आई थिंक आपकी बात पर मेजर जनरल सुधाकर जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल जनरल साहब जो कह रहे हैं उनके साथ सहमत हूं। इजराइल की बात आप छेड़े हैं। इजराइल की जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन है उसको बोलते हैं माउ द ग्रास। टेररिज्म के खिलाफ माउ द ग्रास मीन्स हर 6-9 महीने में एक बार गोलाबारी होना चाहिए। जो जो आपके जो निर्दिष्ट टारगेट है उसके ऊपर प्रहार होना जरूरी है। अगर अंदर जाके दुश्मन के इलाके में मारना है, चुन चुन के मारिए, बोलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का एक समय आ गया है, कब तक छुप छुप के आप ये दुश्मन के खिलाफ खेलोगे? ये बोलना है कि हम जा रहे हैं, कि वी आर हिटिंग यू हार्ड, नेक्स्ट टाइम डोंट ट्राई दिस। अगर आप ये करेंगे, हम सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करके हम अंदर घुस रहे हैं। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो बंकर्स है, ये 2021 से पहले उनको नानी याद आ गई थी। इनके पास एम्युनिशन खत्म हो गया था, इनके पास जवान आगे आके नहीं आ रहे थे, खाना नहीं पहुंच रहा था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म हो गया था। तो इसी तरह बिकॉज दोनों फ्रंट खुल गए थे। तीसरा पॉइंट जनरल साहब जो बता रहे हैं कि यस, हमें यहाँ पे बलूचिस्तान या आपका खैबर पख्तूनख्वा को एक्टिव करना है। अभी देयर शुड बी नो होल्ड्स बार्ड। वी शुड गो फुल्ली इन फुल थ्रोटल इन अ वेरी कैलिब्रेटेड मैनर। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म करके इसको टैकल करना चाहिए। ये नहीं कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ, 26 मरे, 2 दिन के लिए अटैक करेंगे उसके बाद भूल गए। नहीं, इट हैज टू बी अ वेरी कंसिस्टेंट कोहेरेंट पॉलिसी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। सर, एक एक रिएक्शन सबसे ले लेते हैं। मेजर जनरल अस्थाना, अब आपका टेक आप बता दीजिए इसी मुद्दे पर। क्या एक्शन? युद्ध जो है उसके अपने डायनेमिक्स हैं, और युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत है। अगर हम जब एक्शन लेंगे और उसमें एस्केलेशन डायनेमिक्स कहां तक जाती है, और वो डायनेमिक्स अगर हमें युद्ध में ले जाती है तो युद्ध सही, लेकिन पहले ये मान के चलना कि नहीं हमें युद्ध करना चाहिए, युद्ध ही ऑप्शन है, या टीवी के ऊपर हल्ला करना कि जी अभी हमें लड़ जाना चाहिए जाके, वो मेरे विचार से छोड़ देना चाहिए जिसने डिसीजन लेना है उसके ऊपर।
दूसरी चीज ये है कि एक्शंस बहुत सारे हैं। फायर असॉल्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली मेरे को पैनलिस्ट ने पहले बताया था कि हमने इकोनॉमिकली उनको वियर डाउन करना है, तो उसमें जैसे है कि अगर हम फायरिंग शुरू कर देते हैं, सीज फायर वायलेशन उन्होंने की है, अब मुझे नहीं लगता कि सीज फायर की अभी कोई सैंक्टिटी है। हाँ। अगर हम फायरिंग शुरू करते हैं और वो काउंटर फायरिंग करते हैं, उनके पास इतना एमुनिशन नहीं है, उनका वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो खोला हुआ है और उसको हमें और एक्टिवेट कर देना चाहिए अगर हम इतना हम कर सकते हैं। और इधर से भी अगर हम फायरिंग शुरू करते हैं तो उनके मुसीबत पड़ेगी। उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है उस ताकत कमजोर करना है, और उनके एमुनिशन खर्च होने से भी कमजोर होती है। तो ये एक्शंस भी हमें लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कि बाकी सब लोगों ने बताया है, मैं सभी के जो एक्शंस हैं उनसे सहमत। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत के इस विशेष शो में आज हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए गुस्सा है, रोष है और इंतजार है कि छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। एक्शन क्या होगा, अब निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।